नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि बुधनी की बिसात। दरअसल बुधनी में उपचुनाव होना है, बुधनी विधानसभा सीट, और ये वो विधानसभा सीट है जिस विधानसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 5 बार चुनाव जीतते रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर अपना फोकस तो किया ही है, लेकिन वहीं बुधनी विधानसभा सीट के लिए चौसर बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा ने यह सीट रिक्त घोषित करते हुए इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी है और अब चुनाव आयोग जल्द ही इस सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि 2 सीट और हैं, विजयपुर सीट है, बीना सीट है। यदि यहाँ ये रिक्त घोषित हो जाती हैं और विधानसभा इन सीटों को रिक्त घोषित कर देता है, तब ये सीटें भी, इन सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। हालांकि संभावना है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सीट रिक्त घोषित हो चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र में मंत्री बन जाने से शिवराज सिंह चौहान जब केंद्र में मंत्री बन गए, तब ये सीट रिक्त घोषित हुई है और केंद्रीय मंत्री बन गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। बुधनी सीट पर पार्टियों ने जोर आजमाइश की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रतिष्ठापूर्ण सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने संभावित नाम भी उछालना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारों की कतार है, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल का नाम सामने आ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस राजकुमार पटेल पर दांव लगा सकती है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश से पूरी तरह सूफड़ा साफ किए बैठी कांग्रेस अब विधानसभा की इक्का दुक्का सीटों से बूंदों से गागर भरने के मूड में दिखाई दे रही है। हालांकि इस सीट से और भी नाम है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भी नाम सामने आ रहे हैं। जो कांग्रेस की ओर से जहां राजकुमार पटेल का नाम सामने आ रहा है तो उनकी लॉटरी लग सकती है। दूसरी तरफ जातिगत समीकरण भी कहते हैं कि कांग्रेस राजकुमार पटेल को ही मैदान में उतारने वाली है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में उनके समाज के लोग बहुत हैं और मतदाता भी उस तादाद में वहां पर ज़्यादा है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट का मंत्र है वो भी अपना सकती है इस सीट पर, यह कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ यदि हम देखें तो ये सीट जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वहीं कांग्रेस लंबे समय से इस सीट पर अपनी जीत दर्ज नहीं करा सकी है। इसलिए कांग्रेस के लिए भी यह अवसर हो सकता है कि जब शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं हैं, तब वो इस सीट पर जीत हासिल करके इस सीट पर पिछले कई दशकों से जो सूखा है, जीत का सूखा है, वो यहाँ पर साफ हो सकता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं होने वाली है जीत। कांग्रेस को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान का नाम सामने आ रहा है, लेकिन यदि परिवारवाद का आरोप लगता है और परिवारवाद के दायरे में वो रहते हैं तो ये चीज़ आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से विदिशा से सांसद रहे रमाकांत भार्गव, गुरु प्रसाद शर्मा, राजेंद्र सिंह और रवीश चौहान सहित कई नेताओं के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है इस सीट के लिए, साथ ही कांग्रेस के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इस सीट पर अपना सब कुछ दांव पर लगा करके अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करे, तमाम सवाल हैं, उनके लिए हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी। योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी हमारे साथ हैं। कल्पना शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। योगेश गुप्ता जी, आप ही के पास आना चाहूँगा कि बुधनी सीट पर बिसात बिछना अभी से शुरू हो गई। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है। बुधनी सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी जरूरी है उपचुनाव में भी जीत हासिल करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है और हर चुनाव और उपचुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने, जी ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है। जी। तो हम किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेते हैं हम्म। और बुधनी से तो खास तौर से जी। हमारे यशस्वी नेता हम्म। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का हम्म। जो जुड़ाव रहा है वो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है। बुधनी की जनता के मन में मामा और मामा के मन में बुधनी। हम्म। तो भले ही आज माननीय शिवराज जी केंद्र में मंत्री बन गए हैं, हम्म। विदिशा से सांसद हो गए हैं, हम्म। मगर बुधनी वासियों को यह भरोसा है कि शिवराज जी हमारे नेता जीवन पर्यंत रहेंगे और निश्चित रूप से शिवराज जी की वोट अपील पर ही बुधनी विधानसभा का फैसला होगा हम्म। और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा को भारी अंतर से जीतेगी।
लेकिन योगेश गुप्ता जी, यहाँ जो बात सामने आ रही है कि अभी और नाम चर्चा में हैं, जैसा मैंने बताए हैं, लेकिन उन नामों के अलावा सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो कार्तिकेय चौहान का, कि बुधनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या पार्टी पर या शिवराज सिंह चौहान पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? देखिए सूरज जी, ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी तय करेंगे कि बुधनी विधानसभा से प्रत्याशी कौन होगा। रही बात कार्तिकेय चौहान जी की, तो पिछले कई विधानसभा चुनावों में माननीय शिवराज जी के लिए वो बुधनी विधानसभा में कार्य करते रहे और बुधनी वासियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहे। तो वही बात परिवारवाद की जी। तो परिवारवाद से परे हटकर कई ऐसे उदाहरण मध्य प्रदेश में हैं, जैसे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी अगर इंदौर से लड़े हैं तो आकाश जी को टिकट नहीं दिया गया था। तो इसी प्रकार के अन्य और भी उदाहरण हैं। तो अगर कार्तिकेय चौहान जी आते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय शिवराज जी की मंशा के अनुरूप होगा। ठीक है। यहाँ यदि समीकरण ऐसे बैठते हैं तो फिर वो परिवारवाद के दायरे से उस दायरे को तोड़ करके जो आरोप लगते हैं उससे हटके जनता की अपेक्षा को देखते हुए यहाँ से कार्तिकेय चौहान भी प्रत्याशी हो सकते हैं। रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। रितेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। अमरवाड़ा चुनाव पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की साख, कमलनाथ की साख दांव पर है। अब बात हो रही है बुधनी विधानसभा क्षेत्र की। बुधनी विधानसभा सीट पर इस बार शिवराज सिंह चौहान नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 5 चुनावों से वो लगातार उस सीट से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर जीत पाना, कांग्रेस प्रत्याशी को जीतना दूर की कौड़ी मानी जाती है। अब शिवराज सिंह चौहान इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे उपचुनाव में, तो कांग्रेस क्या इस सीट पर अपनी जीत आसान मान रही है? जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल। जी त्रिपाठी जी, बताएं। मैं कोई भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि वहां से चुनाव जीतना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ बात है। अभी हमने सामान्य से लड़के को चुनाव लड़ाया था, वो शिवराज सिंह के खिलाफ, उन्होंने भी 25% वोट हासिल किए थे। इसके पहले भी हमने अच्छे मताधिकार वहां पे अच्छे वोट पाए हैं। और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने छल बल प्रपंच का उपयोग करते हुए बुधनी की जनता को तरह तरह का लालच देकर चुनाव जीते, अलग बात है। आज तक 16 बार वहां पे चुनाव हुए हैं, 16 में से 7 बार कांग्रेस जीती है और 7 बार भाजपा जीती है और 1-2 बार अन्य दल भी वहां छोटे दल जीते हैं। और आप ये पाएंगे कि पहला ही चुनाव जब 1957 में हुआ था तब वहां पर कांग्रेस ने वहां पर खाता खोला था और शिवराज सिंह जी के सांसद बनने के बाद भी वहां पर कांग्रेस ही जीत कर आई थी। तो जब आप सत्ता में रहते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे बहुत ही संवेदनशील बड़े पदों में रहते हैं, चुनाव जीत लेना अलग बात है। पर यहाँ पर सूरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाती है, क्षेत्रवाद का, पट्टावाद का आरोप लगाती है, आज दुर्भाग्य से बुधनी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बारे में विचार करिए। एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अंतिम में भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे में इनके हमेशा दोगलापन रहा है। तो यदि वो अपने ही लड़के को उतार दिए तो काहे के जनसेवक, काहे के मुख्यमंत्री, आरोप गुप्ता जी आपके पास जनता के मामा है। हाँ ठीक है। तो काहे के आप मामा हैं? क्या जो गरीब का बेटा है, जो चुनाव क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, उसको कोई अधिकार नहीं है? नहीं, तो मुंह में सोने की चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ लेकिन त्रिपाठी जी यहाँ एक बात आती है, तो क्या आपके लिए कार्तिकेय चौहान यदि मैदान में होंगे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा क्या कांग्रेस के लिए वहां से? ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि कांग्रेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमसे जीतना तो नरेंद्र मोदी जी के लिए मुश्किल हो गया है। चलिए, तो फिर बुधनी जीतना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर कल्पना जी के पास आना चाहूंगा। देखिए सूरज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, रितेश जी ने जिस प्रकार के शब्दों का थोड़ा सा उपयोग किया, भाषा मर्यादित रहे डिबेट के दौरान तो अच्छा रहता है। शिवराज जी जैसे दिग्गज राजनेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में विदिशा से वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे 8,68,000 देश में सर्वाधिक मतों से जीतने में वो तीसरे नंबर पर है। तो कुछ तो सोच समझकर उनके बारे में टिप्पणी करें, माननीय। मैंने क्या गलत कम से कम मर्यादा का ध्यान रखें। ठीक है, क्या परिवारवाद की बात करिए। अब मैं परिवारवाद पे इनका खुलासा सुनेंगे क्या?
जी त्रिपाठी जी आप आ रहा एक हूँ आपके मिनट पास। सुनिए, आपका समय आएगा जब आप बोलिए। आऊंगा त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। गुप्ता जी की बात पूरी हो जाए फिर देखिए आपके पास आ रहा हूँ। जी। 2003 के बाद से हम्म। राजकुमार पटेल हम्म। जो इनके संभावित उम्मीदवार हैं, हम्म। वो कोई चुनाव नहीं जीते, 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हम्म। कोई चुनाव वो जीते नहीं। हम्म। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर बुधनी से लड़ाना है तो राजकुमार पटेल, हम्म। भोपाल से लड़ाना है महापौर तो विभा पटेल। हम्म। तो ये परिवारवाद, ठीक है। पटेल पटेल परिवार मतलब नहीं लेकिन गुप्ता जी इनसे वहाँ जातिगत हटकर जातिगत जो जातिगत कांग्रेस समीकरण, के ऊर्जावान और योग्य नेता है वहाँ जातिगत उनको समीकरण देखते हुए दरकिनार कर दिया जाता है, जातिगत समीकरण उनको देखे जा रहे हैं। दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक है। जातिगत समीकरण में कांग्रेस के बुधनी के मंगल कई ऐसे नेता हैं हम्म। जिनके ऊपर राजकुमार पटेल को हर बार थोप दिया जाता है। ठीक है, वापस आता हूँ तो त्रिपाठी जी, ये आप कुछ सब कहना बातें हैं। गुप्ता जी आ रहा हूँ आपके देखिए, पास में, आ रहा हूँ अगर आपके। त्रिपाठी जी कम शब्दों में बात रखें, फिर कल्पना जी से भी उनका मंतव्य लेना चाहूंगा मैं। मुझे कुमार विश्वास जी की वो लाइनें याद आती हैं कि गूंगे सिखा रहे हैं हमको सच कितना बोला जाए और दुष्शासन की महफिल में मुंह कितना खोला जाए। जिन लोगों ने एक विपक्ष के नेता को बार बाला और पता नहीं क्या क्या कहकर अपमानित किया, वो परिवारवाद वैसे जैसे शब्द को सुनकर भी उनकी आत्मा फटी जा रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजकुमार पटेल नहीं, 1998 में देव कुमार पटेल ने भाजपा के प्रत्याशी को हराया था। हाँ, उनके भाई हैं, राजकुमार जी के भाई। हाँ जी हाँ, 1993 में राजकुमार पटेल जी ने परिवार से हराया था और वहां पर खाता खोला था मोहन लाल जी ने 1967 में। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे आंकड़े जो आंकड़े प्रमाणित कह रहे हैं, तो ठीक है। हम कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। कल्पना जी आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है बुधनी की बिसात बिछ चुकी है, और एक तरफ जहाँ बात हो रही है कि ये प्रतिष्ठापूर्ण सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अवसर है। तो इस अवसर का कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा कैसे बचा पाएगी? देखिए सूरज जी, बुधनी सीट सच है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा एक प्रेस्टीज का सवाल है, क्योंकि अगर वो सीट किसी भी कीमत पे उनके हाथ से जाती है तो उनको जवाब देने में बहुत मुश्किल होगी। ऐसी कंडीशन में वो सीट गंवाना नहीं चाहेंगे, ऐसे कैंडिडेट को उतारना चाहेंगे जिसका जनाधार हो। सबसे बड़ी बात, काफ़ी लंबे समय से, अगर मैं कार्तिक की बात करूं तो वो वहाँ काफ़ी लंबे समय से पिता के साथ वहाँ जाते रहे हैं। वहाँ जितना भी विकास कार्य हुआ है उसमें उनका योगदान रहा है। मंच पर कई बार उन्होंने साझा किया है, अपनी बात लोगों के बीच तक उन्होंने पहुँचाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एनालिसिस होता है तो उस समय पार्टी जाति अगर वैसे बात की जाए तो ये नहीं देखेगी कि वो किनके पुत्र हैं, वो देखेगी कि वहाँ पर उनका जनाधार कैसा है, लोगों के बीच उनकी पकड़ कैसी है। क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है जहाँ पर सीट गंवाना, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में काफ़ी हद तक अगर भारतीय जनता पार्टी को झटके लगे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ जो उपचुनाव है उसमें किसी तरह का, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, देश की बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें अगर बात करूँ तो ये नहीं चाहेंगे कि ये वाली सीट किसी भी तरीके से एक और इलेक्शन में कहीं उनको किसी तरह की खामियाजा उठाना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी इस पर डिसीजन लेने वाली है। रही बात कांग्रेस की, देखिए बुधनी में अब तक कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं करके दिखाया, क्योंकि जितना भी काम काफ़ी लंबे समय की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से काम किया गया है वहाँ शिवराज सिंह चौहान आज भी जो कुछ बोल देते हैं उस चीज़ को मान्य कर लिया जाता है। जनता के बीच में बहुत सुलभ है, सहज है। तो ऐसे व्यक्तित्व अगर कोई वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रहा है और उनके पुत्र के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई और चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी उस तरह से नहीं नज़र आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर ही विचार करने के लिए, तभी आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से बुधनी कार्तिक के बार बार जा रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेट तो ज़रूर ही किया गया होगा कि आप जाइए या फिर अपने आप को कीजिए। और सबसे बड़ी बात, शिवराज जी की बातें इस विधानसभा में भी, अगर मैं मध्य प्रदेश और लोकसभा की अगर दोनों की बात करूं तो उसमें जिन जिन लोगों के लिए टिकट की बात की गई उन सबको टिकट दिया गया। तो काफ़ी चलती है आज भी शिवराज सिंह चौहान की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सीट मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक अपने लिए मांग सकते हैं। बिल्कुल, ये एक सीट हो सकती है जिस पर वो अपनी बात रखेंगे कि इस सीट पर उनकी बात रखी जाए और जिससे वो प्रत्याशी चयन करें। जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भी कहा कि इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही प्रदेश के नेतृत्व की मंशा के अनुरूप ही प्रत्याशी होगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बाकी सारी सीटों पर, चाहे जो भी उपचुनाव हो, विजयपुर में हो, बीना में हो, अभी अमरवाड़ा में हो रहा हो, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सबसे कहीं
ज़्यादा महत्वपूर्ण बुधनी सीट है और इस सीट को जैसा आपने ही बताया कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन गुप्ता जी, यहाँ एक बात और देखी जा रही है, सियासी गलियारों में जो चर्चा है कि जिनके लिए विदिशा सीट खाली कराई गई शिवराज सिंह चौहान जी के लिए और जो वहाँ सांसद रहे हैं उनका टिकट काटा गया, तो उनको भी कहीं ना कहीं बात हो रही कि बुधनी विधानसभा से उतारा जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति में जब प्रत्याशियों की दावेदारों की लंबी कतार होगी और उस लंबी कतार में से किसी एक को चयन किया जाएगा और बाकी लोगों की नाराजगी फिर कैसे झेलेगी पार्टी? देखिए सूरज जी, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन जो प्रत्याशी तय करता है और जब उसको कमल के फूल का निशान अलॉट होता है तो कोई अगर मगर किंतु परंतु नहीं होती है, सब मिलकर जुट जाते हैं उस कमल के फूल का बटन दबाने के लिए। तो निश्चित रूप से हमारा हर सीट पर जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है और प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही सोच समझकर और एक योग्य और ऊर्जावान युवा नेता को बुधनी सीट से उतार सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर राजकुमार पटेल की बुधनी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो बुरी तरह पराजित होंगे। मतलब राजकुमार प्रत्याशी को यदि राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया जाता है कांग्रेस के द्वारा तो आपके लिए ये जीत आसान हो जाएगी, फिर कोई वहाँ बहुत आसान इस मायने में होगी कि राजकुमार पटेल जी की बहुत अच्छी छवि बुधनी विधानसभा क्षेत्र में है। वहाँ उनके प्रति जो कांग्रेस के लोगों में असंतोष है उसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। रितेश त्रिपाठी जी, एक बड़ी बात कही है योगेश गुप्ता जी ने कि यदि राजकुमार पटेल वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान सी जीत हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से तो कई नामों पर विचार चल रहा है, जिसमें कार्तिकेय चौहान हैं, रमाकांत भार्गव हैं, गुरु प्रसाद हैं और रवीश चौहान हैं, तमाम तरह की नामों पर चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस की ओर से केवल एक नाम पर चर्चा हो रही है और वो नाम है राजकुमार पटेल का। राजकुमार पटेल की छवि को लेकर के योगेश गुप्ता जी ने जो सवाल उठाए हैं वो आपके लिए चिंताजनक हो सकते हैं? देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सूत न कपास जुलाहों में लुट्ठम लट्ठा। तो अभी सिर्फ बातें चुनाव तक आई हैं। कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सभी नेता बैठकर एक प्रत्याशी का चयन करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद का खेल नहीं कि वहाँ पे कार्तिकेय चौहान को ही मौका मिलेगा, जहाँ पर वहां से जनता के साथ जुड़कर काम करने वाले लोगों को, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। अभी आपने देखा शर्मा जी को मौका मिला था, बहुत ही यंग लड़का था, वो शिवराज के खिलाफ लड़े थे। पूरे देश में यूथ को जितना कांग्रेस पार्टी मौका देती है दूसरी कोई नहीं देता। और रही बात छवि की, तो भाजपा की ढोल का पोल पूरे देश के सामने खुल चुका है। कोई भी सीट इनके लिए आसान नहीं है। राष्ट्रवाद की झूठी परिकल्पना करके परिवारवाद का फूल खिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में, चाहे बुधनी की हो, चाहे आपके विजयपुर की हो और चाहे किसी भी सीट की जनता हो, बीना की हो, वो सारी सीटों पर आपको पता चलेगा कि कितनी एड़ियां रगड़ने पर आपको विजयश्री मिलती भी है कि नहीं मिलती। जी आपके पास त्रिपाठी तो जी, इसलिए हवाई में तीर लगाना और खुली आंखों से सपना देखना, क्योंकि भारतीय जनता वो पार्टी है जिसने 400 पार का नारा दिया सूरज जी। नहीं त्रिपाठी जी, यहाँ आपकी एक बात कोट करूंगा मैं, जो बात आपने कही कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ठीक है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई लेकिन चुनाव पे चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और अभी आप कह रहे हैं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, मतलब आपकी कोई तैयारी ही नहीं उस सीट के लिए अभी? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे, जनता की आवाज से जुड़कर अपना वचन पत्र बना रहे थे, संकल्प पत्र बना रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं पर 95% जिन पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी वो विपक्ष के नेता थे और लगातार लोगों को कांग्रेस से आयातित किया जा रहा था, लोगों को जेल भिजवाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो चुनाव में कहीं है ही नहीं। मेरा सवाल मैंने तो आपके वाक्यांश को कोट किया त्रिपाठी जी। आपने कहा सूतना कपास, मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे ही वो सीट रिक्त की गई है विधानसभा के द्वारा, विधानसभा ने सूचना चुनाव आयोग को दी है कि ये सीट रिक्त घोषित कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के 5 संभावित उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं, कांग्रेस से एकमात्र नाम आ रहा है और आप कह रहे हैं कि अभी तो कुछ है ही नहीं और बेवजह जुलाहों में लट्ठा लट्ठा। मतलब ये जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 24/7 इलेक्शन मोड में है, तो कांग्रेस का जो वर्तमान में हर्ष मध्य प्रदेश में देख रहे हैं इसी सोच के कारण तो नहीं है कहीं? सूरज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड पे रहती है, पर जो कार्यकर्ता कांग्रेस से भाजपा में जाता टिकट उसी को देती है।
मतलब 24 घंटे इलेक्शन मोड पे रहने के बाद भी एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं बना पाते जो चुनाव जीत पाए। तो आप अपने नेताओं को रोक क्यों नहीं पाते? आप अपने नेताओं को रोक नहीं पाते हैं फिर कांग्रेस में? भाई साहब, सत्ता के विपक्ष में खड़े रहना, मझधार पे खड़े रहकर समुद्र की लहरों का सामना करना आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छे धुरंधर धराशायी हो जाते हैं। इससे पहले इतनी मात्रा में कांग्रेस ही नहीं गए बीजेपी में। 2023-24 से पहले इतनी मात्रा में कांग्रेस ही कभी बीजेपी में नहीं गए हैं। वो भी विपक्ष में रहे हैं, पहले भी विपक्ष में रहे हैं। इसके पहले इतनी गिरी हुई सरकार भी नहीं आई जो लगातार दो मुख्यमंत्रियों को जेल पर ठूस दे, 24 लाख विद्यार्थियों के जीना हराम कर दे, अपन जनता का खाने का तेल त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश की चर्चा पर केंद्रित रहेंगे अपन कि मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें आप हार गए हैं, तो कहीं कांग्रेस की यही मानसिकता तो नहीं कि जब चुनाव आएगा तब देखेंगे? बिल्कुल भी ऐसी मानसिकता नहीं है। हम हारे जरूर हैं, पर हमने 5 से अधिक सीटें अपनी पिछले डिबेट में आपने डिस्कस किया था, चाहे चंबल बेल्ट हो, चाहे लक्ष्मण सिंह की सीट हो, चाहे सतना की सीट हो, हम 60-70 हजार के अंतर से हारे हैं। हार तो एक वोट से भी होती है, हार तो एक वोट से भी होती है। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। योगेश गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। देखिए सूरज जी, ये रितेश जी ऐसी बात कर रहे हैं कि भैंस पूरी काली और गाय से बोले तेरी पूछ काली। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस युवराज की ये गुणगान कर रहे हैं ना, वो 2014 में 27 सीटें मध्य प्रदेश में, 19 में 28, 24 में 29, 5 बड़े प्रदेशों से कांग्रेस मुक्त हो चुकी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, सालों से कांग्रेस वहां लुप्त होती जा रही है, दशकों से। बुधनी में 40 साल से कांग्रेस का प्रत्याशी वहां नहीं जीता, लेकिन लगे हुए हैं हाँकने के में। तो देखिए, इस प्रकार टीवी पर झूठ परोसने से, आंकड़ों से परे हटकर बात करने से आप अपने आप को या अपनी पार्टी को साबित नहीं कर पाएंगे। आज जो मतदाता वर्ग है वो बड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित है, एनालिसिस करता है और ये सोचता है कि कांग्रेस का संगठन, अब आप देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, कितने दिन हुए अभी उनको? 3 महीने 4 महीने। कितना तगड़ा विरोध है। ना उनको कमलनाथ जी निगल पा रहे, ना दिग्विजय सिंह जी पचा पा रहे, ना गोविंद सिंह जी हजम कर पा रहे हैं। अजय सिंह राहुल भैया तो परोक्ष रूप से सीधे निशाना साध रहे हैं, और उमंग सिंगार जी बिल्कुल चुपचाप मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना काम दिखाते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये कांग्रेस अपने अंतर कलह से जूझ रही है, और जब तक ये चमचावाद और पट्टावाद और परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे, और संगठन में ये भले ही कितना फेरबदल कर ले, लेकिन जब तक ये विचारधारा अपनी नहीं परिवर्तन करेंगे। आप रामलला के अस्तित्व को निकालते हो, प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का बहिष्कार करते हो, सनातन का निरादर करते हो, और सनातन प्रेमियों से अपेक्षा रखते हो कि वो आपको वोट दें। चलिए ठीक है, अब चूंकि देश की गरिमा को आप विदेशों में प्रचार करते हो, ठीक है, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगाते हो, उन पर सवालिया निशान उठाते हो, तो ये सब देश और प्रदेश की जनता देखती है। ठीक है गुप्ता जी, जैसा आपने कहा कि ठीक है, और भी मुद्दे आपने और मुद्दों पर चर्चा की है, राम मंदिर की बात की, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन ये हम परिदृश्य में बात कर रहे हैं, और आपके पास आना चाहूँगा कल्पना शर्मा जी कि बुधनी की बिसात पर हमें क्या कुछ तस्वीरें देखने मिल सकती हैं, और अभी जिन सीटों पर उपचुनाव, एक सीट पर हो रहा है, कुछ और सीटों पर संभावित हैं, उन उपचुनावों से बुधनी का उपचुनाव कितना अलग होने वाला है? बुधनी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने यहाँ ही एक काफ़ी बताया ना कि उनके लिए प्रेस्टीज इशू है ही। कारण ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका को बनाए रखा, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से इस बार बम्पर सीट आने के बाद भी उनको सीएम पद से हटा दिया गया था, उसके बाद भले ही अब उनको केंद्र में एक अच्छी जिम्मेदारी दे दी गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मोह है वो मध्य प्रदेश से कम नहीं होता है। वो बार बार कह चुके हैं कि भले मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन मध्य प्रदेश से मेरा अलग एक जुड़ाव रहेगा, मध्य प्रदेश को मैं कहीं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका को वो बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश में जब तक उनका अपना होल्ड नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इशू तो है बुधनी सीट, लेकिन उससे ज़्यादा शिवराज जी के लिए ये सीट आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आज उस पर हों
या ना हो, उसके बाद भी वो इस सीट को गंवाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सीट उनके होल्ड में रहे। जिस तरह से देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे मैं राहुल गांधी की बात कर लूँ, अगर उन्होंने एक सीट छोड़ी, उस पर अपनी बहन को वो सीट दी। परिवारवाद की अगर जिस तरह से बात यहाँ पर की जा रही है, वो शायद ये नहीं जानते कि आज भी इतने लंबे समय से चुनाव हारने के बाद, 99 सीट आने के बाद भी, हारने के बाद भी जिस बात का डंका बजाया जा रहा है, विपक्ष के नेता जरूर बने, लेकिन कहीं ना कहीं हार तो हार ही होती है। आज भी वो सत्ता में नहीं आ पाए। ऐसी स्थिति में परिवारवाद का आरोप लगाना अपने आप में ही निराधार हो जाता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई भी व्यक्ति की अगर मैं बात कर लूं, देखिए राजनाथ जी के बेटे ने अपने आप को खुद प्रूफ किया, सबसे ज्यादा वोटों से वो जीते। अगर अन्य की बात कर लो तो कहीं ना कहीं अगर उस तरह से देखा जाए तो अपने आप को प्रूफ करके होता है। काफी लंबे समय से संगठन से जुड़ना पड़ता है। कार्तिक की अगर मैं बात करूं, काफी लंबे समय से युवा नेता के रूप में उभरे, लोगों के बीच गए हैं। उस चीज से अपनी जमीन खुद तैयार करनी पड़ती है। ये एक पत्रकार होने के नाते मैं किसी पार्टी की पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कार्य करने की जो शैली है उसकी जरूर तारीफ की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। सिर्फ किसी परिवार से आने के आधार पर उसको ना टिकट दिया जाता है, ना उसको कोई पोजीशन दी जाती है। उनको पहले जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है। सही कहा कि जनता भी काम देखती है, आप किस परिवार से हैं ये बाद में देखा जाता है, लेकिन आपके काम क्या है। आ रहा हूँ आपके पास त्रिपाठी जी। योगेश गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें कम शब्दों में, फिर त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। जी सूरज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, इसमें 3 लोकसभा चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी युवराज के नेतृत्व में 3 अंकों तक नहीं पहुंची है, अभी भी 99 पे ही है। ठीक है त्रिपाठी जी, तो ये जिस प्रकार से 295 सीट जीतेंगे, ये भी दावा कर रहे थे। जैसा मेरे मित्र ने आरोप लगाया था कि 400 पार, 400 पार एनडीए नहीं हुआ, मगर 420 भी नहीं आए। ठीक है, देश की जनता ने पुनः मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है। ठीक है, त्रिपाठी जी अपनी बात रखें कम शब्दों में, समय की सीमा को देखते हुए। 3 बातों का मैं सिर्फ जवाब दूंगा जी। पहली बात तो, कई बार जो आपके राजनीतिक विश्लेषक आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के 2 प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूँ। अरे जब कार्तिकेय चौहान त्रिपाठी जी मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्द वापस लें, क्योंकि हम जिन भी राजनीतिक विशेषज्ञों को बुलाते हैं वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत के नामचीन हैं। कल्पना से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो प्रियंका जी फील्ड में मेहनत कर रही है उसको आप मेहनत नहीं मानती हैं क्या? और परिवारवाद में सिर्फ मैं प्रियंका गांधी उनको भी मान लेते। ठीक है, कल्पना जी से आपने सवाल किया, 1 मिनट त्रिपाठी जी, परिवारवाद का हिसाब। त्रिपाठी जी आपने कल्पना जी से सवाल किया, उत्तर ले लीजिएगा। जी कल्पना जी, आपने जो कहा उत्तर प्रदेश में मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये अभियान लेकर के पहुंची, और जब इलेक्शन की बारी आई तब वो बैकफुट पे चली गई, खुद इलेक्शन नहीं लड़ी। आज जो सीट खाली की है भाई द्वारा, वहीं पर जाकर अगर इलेक्शन लड़ने की बात की जाती है तो ये अपने आप में सवाल उठाया जाता है ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कि जो काफी लंबे समय से, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, मैं किसी और को उस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ने दूंगी। चुनाव लड़ करके आप अपनी भूमिका तय कर सकते हैं, और इसमें पत्रकार के ऊपर ये आरोप लगाना उचित नहीं। जी त्रिपाठी जी, अमेठी और रायबरेली दोनों सीट प्रियंका जी के नेतृत्व में हम जीत के आए हैं। अमेठी और रायबरेली हम दोनों सीट प्रियंका जी के नेतृत्व में। तो अमेठी से वो लड़ लेती ना, अरे तो अमेठी से वो लड़ लेती यदि इतनी आश्वस्त थी कि वो जीत जाएंगी। हमको देश के सामने ये बताना था कि एक साधारण कार्यकर्ता भी गैस वाली दीदी को हराने में सक्षम है। राहुल गांधी जी के प्रियंका जी की आवश्यकता नहीं है। तो नकुलनाथ क्यों नहीं जीत पाए? नकुलनाथ क्यों नहीं जीत पाए? वो भी तो साधारण कार्यकर्ता हैं। मैंने मान लिया, पर वहां के महापौर पर दबाव बनाना, वहां के 2 विधायकों को खरीदना, वहां की जनता को गुमराह करना, और मोहन यादव जी का स्टेटमेंट देना, यदि हमारा प्रत्याशी नहीं जीतेगा तो हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, इन परिस्थितियों का नहीं जीत पाए। ठीक है, क्योंकि ये विषय अलहदा जा रहा है। गुप्ता जी कम शब्दों में अपनी बात रखें। देखिए सूरज जी, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सीट से अगर लड़ेंगी तो प्रियंका गांधी, तो ये परिवारवाद का प्रत्येक प्रमाण है। ठीक है, अब चूंकि तो इससे देश और प्रदेश की जनता को आप विरोध नहीं कर सकते हो। आप परिवारवाद की राजनीति करते हो, आप एक परिवार के लिए संगठन चला रहे हो, आप एक परिवार की मंशा के अनुरूप
ठीक है, जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, उदाहरण और भी हैं कि पति हैं संसद में, पत्नी है संसद में, भतीजा है संसद में, साला है संसद में, चाचा है संसद में, चाचा का बेटा है संसद में, तमाम, यदि हम एक परिवार की बात करें वो भी उस गठबंधन में शामिल हैं। अब चूंकि अलहदा विषय है ये, परिवारवाद पर हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। बात कर रहे हैं बुधनी विधानसभा सीट की। बुधनी विधानसभा सीट पर बिसात बीत चुकी है और सबने अपने अपने मोहरे बिठाने शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ हो सकता है इस पर हम चर्चा और कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। चर्चा को विराम देंगे। योगेश गुप्ता जी, रितेश त्रिपाठी जी, कल्पना शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है बुधनी उपचुनाव की विसात की। तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान की यह परंपरागत सीट मानी जाती है और 5 बार यहां से वो विधायक रहे हैं और बुधनी सीट पर आजमाइश शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कांग्रेस इस सीट पर शिवराज सिंह चौहान के मैदान में न होने से जीत आसान मान रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मैदान में भले ही सामने ना हो, प्रत्याशी के रूप में ना हो, लेकिन इस सीट पर उनकी दावेदारी जो है, कौन प्रत्याशी होगा शायद ये भी वही तय करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान ये सीट कभी भारतीय जनता पार्टी की झोली से जाने नहीं देंगे, ये उनकी ओर से दावे किए जा रहे हैं, पार्टी की ओर से दावे किए जा रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर जब चुनाव की घोषणा होती है तब किस तरह की तस्वीर सामने आती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।